तो देखिए लास्ट डे हम लोगों ने क्लास 11 का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स था उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशंस किया था, है ना। लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था, हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, इसके बाद आपका लुईस सूडोमोलिक्यूल्स के बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया था कि जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होता है उनके साथ कैसे डीलिंग करना है, कैसे पता करना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ये सब कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी केमिकल बॉन्डिंग्स का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो अपने वीडियो में पता करना है, नेक्स्ट जो अपने को सीखना है ना यार, उन सब के बारे में अभी डिस्कस में बात करेंगे, है ना, डिटेल्स में उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो केमिकल बॉन्डिंग्स में अपने को क्या पता करना है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में तो अपने को ये तो पता है कि केमिकल्स क्या होता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये अपने को पता है, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो इनके बारे में अपना कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को देखना पड़ेगा एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन, है ना बच्चों। चलो फिर हेडिंग डालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज के टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन का जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल एंड फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्बिटल, है ना। मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑर्बिटल, बहुत सारे एटम, डिफरेंट एटम्स का ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपने को एक नया ऑर्बिटल जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मतलब इसका डिफिनेशन अगर मैं लिख दूं फटाफट तो लिख दो, मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स and forming new orbitals, है ना। मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल्स। ये जो न्यू ऑर्बिटल्स अपने को मिला, ये जो मैंने न्यू ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया, ये जो न्यू ऑर्बिटल्स है इनका एक और नाम क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या होता है? हाइब्रिड। क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, तो मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इतना सिंपल बात अपने को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाला बात? क्लियर? अच्छा, तो हाइब्रिडेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल्स, एंड दिस न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो सिंपल एंड क्लियर। मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज बहुत सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपने को एक नया ऑर्बिटल जनरेट करेगा। वो जो नया ऑर्बिटल जनरेट होगा उसी ऑर्बिटल को क्या कहलाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम लोग ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, जिस प्रोसेस से हम ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, उसी ऑर्बिटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? द मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज hybridization. New orbitals, the new orbitals which will be formed after mixing up of the orbitals, and this new orbitals are known as hybrid orbitals. Very simple, very clear. इसमें कोई शक वाला बात, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइज क्लियर? अरे बोलो, हाइब्रिडेशन से अपने को समझ में आ गया कि मिक्सिंग अप ऑर्बिटल। अभी होता है कि मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि अपना ऑर्बिटल्स क्या होता है ना यार, अपना ऑर्बिटल्स क्या होता है, क्या होता है? तो फर्स्ट ऑर्बिटल अपने को मिलता है s ऑर्बिटल, सेकंड अपने को मिलता है p ऑर्बिटल, नेक्स्ट अपने को मिलता है d ऑर्बिटल, नेक्स्ट अपने को मिलता है f ऑर्बिटल। सो देयर आर 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सा? s p d f। कौन कौन सा? बोलो एक साथ, s p d एंड f। कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? s p d f। समझ में आ गया? सबको पता होता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है? 2। कितना होता है? बोलो, 2 होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। लिख दो फटाफट, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा, नहीं पता है तो लिख लो फटाफट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है? बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन p ऑर्बिटल्स कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन d ऑर्बिटल्स कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन f ऑर्बिटल क्या आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है। अच्छा, इसके बाद अपने को ये चीज भी पता है कि s ऑर्बिटल में कितना रूम आता है? 1 रूम।
पी ऑर्बिटल का कितना रूम होता है? 3 रूम। डी ऑर्बिटल का कितना रूम होता है? बोलो 5 रूम, है ना। एफ ऑर्बिटल का कितना रूम होगा? 7 रूम, 1 2 3 4 5, है ना, 6 और 7। ये तो पता है अपने को पहले से। ये भी पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एस का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पी का कितना होता है? 6 होता है, डी का कितना होता है? 10 होता है, एफ का कितना होता है? 14 होता है। ये तो अपने को पहले से पता है। इनके रूम्स के बारे में आपने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हेडिंग में क्या दिया हुआ है? हाइब्रिडेशन। मतलब उसका होता क्या है कि मिक्सिंग अप ऑर्बिटल्स, मतलब एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल्स होगा उनको मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करना है। उसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जिस प्रोसेस से ये सब मिक्स हो सकता है और नया ऑर्बिटल जनरेट भी हो सकता है, तो उसी को मैं क्या कहलाऊंगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना मिलता है? 2। पी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना मिलता है? 6। डी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना मिलता है? 10। एफ का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है? 14। अगर तुमको कोई पूछे एस में कितना इलेक्ट्रॉन का रूम हो सकता है? 2। पी में कितना हो सकता है? 3। डी में कितना हो सकता है? 5। एफ में कितना हो सकता है? 7। ये एसपीडीएफ का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है वो हम लोगों ने अफबाऊ प्रिंसिपल में पढ़ा था। याद करो अफबाऊ प्रिंसिपल। 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 6p। इसके बाद क्या था? 3d 4d 5d 4। समझ में आ गया यार? तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को अगर लिखना आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट करो, कॉपी में इसको उतारो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन अपने को समझ में आ गया, लेकिन अपने को मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकालना है। वो सब उसको कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, है ना। अच्छा, अगर कोई तुमको पूछे कि क्या O2 का हाइब्रिडेशन निकल सकता है? बोलो। अगर कोई तुमको पूछे क्या O2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकल सकता है, तो तुमको आंसर देना क्या है? इसका हाइब्रिडेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? अगर तुमको कोई पूछे क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बन सकता है? क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बोल सकता हो? देयर इज नो हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खुद का एक इंडिविजुअल शेल्स होता है, उसका खुद का ऑर्बिटल्स होगा, तो वो किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, किसी और के पास वो जाके मिक्स नहीं हो पा रहा है। सो देयरफॉर इसका कोई ऑर्बिटल्स नहीं बनेगा। अगर तुमको कोई पूछे क्या ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन में लिख सकता हूँ? नहीं, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जितना भी ऑर्बिटल्स होगा वो किसी और के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। तो मतलब नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सिंग होने के बाद जो अपने को मिलता क्या है? NO। क्या मिलता है? NO। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो अपने को NO मिला, क्या मैं इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकता हूँ? अगर तुमको कोई पूछे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ, बिल्कुल मैं इसका हाइब्रिडेशन लिख सकता हूँ। तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे होगा? इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल मिक्स होके NO का ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, N का ऑर्बिटल्स और O का ऑर्बिटल का मिक्सिंग होके फिर NO का ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है। तो इसका मैं हाइब्रिडेशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसका इंडिविजुअल हाइब्रिडेशन नहीं लिख सकता। लिख सकता, लेकिन मैं NO का हाइब्रिडेशन बिल्कुल लिख सकता हूँ। समझ में आ गया सबको? बोलो यार, क्लियर? अच्छा, इतना सिंपल चीज है, मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में आ गया? बोलो। इतना सिंपल चीज थे, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो पोस्ट करो, रिवाइंड करो, फिर देखो, फिर पूछो, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग, ये तो अपने को समझ में आ गया। इसके बाद हाइब्रिडेशन कैसा कैसा हो सकता है ऐसा बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि हाइब्रिडेशन स्टार्टिंग होगा 2 से। कैसे स्टार्ट होगा? 2 से, मतलब 2 ऑर्बिटल तो मिनिमम मिक्स होना पड़ेगा, है ना। 2 ऑर्बिटल तो मिनिमम होना पड़ेगा। अगर एक ही ऑर्बिटल होता तो कैसे मिक्स होगा किसी के साथ? समझ में आ गया? तो अपने को क्या मिलना चाहिए? 2 ऑर्बिटल्स। तो अच्छा, तो लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स, लिख दो फटाफट ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स 2 होगा तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या निकल के आएगा? अगर ऑर्बिटल्स 2 होगा, इसको कॉपी में लिख लो, याद भी होना चाहिए। अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स होता है तो उसका हाइब्रिडेशन निकल के आएगा sp। क्या निकल के आएगा? बोलो sp। अगर ऑर्बिटल्स 3 होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? sp2। अगर ऑर्बिटल्स 4 मिक्स होगा इसके लिए क्या निकल के आएगा? sp3। अगर 5 ऑर्बिटल मिक्स होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? sp3d। अगर 6 ऑर्बिटल मिक्स होगा तो उसको लेके लिखेंगे sp3d2। अगर 7 होगा तो sp3d
3, इतना ही होगा। समझ में आ रहा है? S का 1 होता है और P का 1 होगा, दोनों ऐड करने से कितना मिलता है? 2। अच्छा 3 क्यों हो गया? तो S का 1 P का 2 3, 4 होने से S का 1 P का 3 प्लस 4। अच्छा 5 होने से S का 1 P का 3, P का 4 क्यों नहीं हुआ? P का 4 इसलिए नहीं होगा, P के पास कितना रूम होता है? 1 2 3, मतलब P के पास टोटल कितना ऑर्बिटल्स मिलता है? मुझे 3 ऑर्बिटल्स मिलता है, उसका खुद का इंडिविजुअल 3 ऑर्बिटल्स मिलता है। तो देयरफॉर यहाँ पे एक S 3P 4P तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे P 3 में खत्म करना जरूरी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 5 वाला में भी sp3d आना पड़ेगा, क्योंकि 4 नहीं हो सकता ना इधर P में, तो 5 होना पड़ेगा। समझ में आ गया? sp3d। 6 वाला में sp3d2 और 7 वाला में sp3d3। क्लियर? समझ में आ गया सबको? हाइब्रिडेशन क्लियर हो गया, ऑर्बिटल्स और इसका मिक्सिंग होगा। तो कैसे निकालेंगे देखो फटाफट। अच्छा ये तो हम लोग को समझ में आ गया। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे कि फटाफट देखो, इसमें अपन लोग बात करेंगे कि कैसे होता है। एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो याद रखना पड़ेगा मेथड्स, है ना, कैसे निकालते हैं। टाइप 1 लिख दो। टाइप 1 हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कैसे निकलेगा? सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा तुमको? हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। ये वाला कब यूज करना है? जब तुमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है। अगर तुमको कभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता तो इसको यूज करने से गलत निकल जाएगा। ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या मिल के आया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये वाला कब यूज करना है? व्हेन वी नो द स्ट्रक्चर। जब अपने को स्ट्रक्चर पता है ना। फॉर नोन स्ट्रक्चर लिख दो। फॉर नोन स्ट्रक्चर, जब अपने को स्ट्रक्चर पता है। ठीक है ना? फॉर नोन स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। किसके लिए होगा? फॉर नोन स्ट्रक्चर्स के लिए। एग्जाम्पल देखो। ठीक है? एग्जाम्पल में देखते फटाफट निकालते। CH4 जो अपना सबसे इजी वाला मिलता है वो कौन होता है? CH4। CH4 में सेंटर वाला मॉलिक्यूल कौन बैठा? कार्बन। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड। तो उसने 4 बॉन्ड यूज कर लिया। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 प्लस 0 आंसर निकल के आएगा 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है। तो मतलब sp3। याद करो लास्ट टेबल। 4 ऑर्बिटल मिक्स होने से क्या निकल के आ रहा था? sp3। देखो सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है? अच्छा चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो CH4 हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चलो H2O का, है ना। वाटर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? वाटर का। वाटर में सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, है ना। एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, इसने एक बॉन्ड लगा दिया। वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिया। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिया। उसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी होने का मतलब इसमें उसका 2 लोन पेयर निकल के आएगा। समझ में आया? तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो हाइड्रोजन क्या निकल के आया? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। टोटल कितना मिला? 4। आंसर क्या निकल के आएगा? बोलो। sp3। समझ में आ गया सबको? अच्छा चलो इतना तो अपने को समझ में आया। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं। हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर लिए हैं, फिर और 2 एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। देखो फटाफट कैसे करेंगे बताओ, जल्दी देखो इधर। अच्छा इसके बाद अपने को एक और एग्जांपल मिलता है। मान लो PCl3। तो PCl3 में सेंटर में कौन बैठा? P, है ना। P के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 5 होता है। अरे बोलो 5। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो हाइड्रोजन इक्वल टू 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 प्लस 1 कितना निकला? 4 होने से क्या हो जाएगा आंसर? sp3। बहुत अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे। ये तो अपना हो गया, है ना। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं। मान लो BF3। B सेंटर में बोरोन, कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। 1 बॉन्ड F के साथ, दूसरा बॉन्ड एक और F के साथ, तीसरा बॉन्ड एक और F के साथ। इसके पास क्या और इलेक्ट्रॉन बाकी है? नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होता है सराउंडिंग में। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हो गया बच्चों। तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा। लोन पेयर मिला? नहीं मिला, 0। तो आंसर कितना निकल के आएगा? sp2। क्लियर?
अच्छा, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, देखो इसके बाद इतना अपना हो गया है ना। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते, मान लेते हैं कि SO3 में सेंटर में कौन बैठेगा बोलो, सल्फर। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट बॉन्ड कैसे बनेगा बोलो, ऐसे बनेगा ना बॉन्ड, बोलो यार, ऐसे बनेगा ना बॉन्ड। तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई अंतर नहीं है। तो 3 + 0, तो आंसर कितना निकल के आया, sp2। ठीक है। अच्छा, और 2 एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखो जल्दी बताओ, PCl5 में सेंटर में कौन, सेंटर में कौन बैठेगा बोलो। इसका एक बार कोशिश करो तो खुद से फटाफट, एक बार 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट करके बताओ। तो PCl5 हो गया सबका। कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना क्लोरीन है, 5 क्लोरीन। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगा दिया, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। ये हो गया ना क्लोरीन, 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 है ना। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो हाइड्रोजन को कितना हो गया, 5 सिग्मा 0 लोन किया। तो आंसर 5 अगर होता है तो क्या निकल के आएगा, sp3d। क्लियर, एक S, 3 P, 1 D हो गया ना, sp3d 5 का। ठीक है ना। टाइप 1 सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ में आ गया ना, सही है। इसके बाद अगर अपने को कभी अगर स्ट्रक्चर का मुश्किल हो जाता है ना, स्ट्रक्चर अपने को अगर नहीं पता होता है तब मुझे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, जब अपने को स्ट्रक्चर नहीं पता तब उसको कैसे यूज करना है। अब टाइप 2 देखो। टाइप 2 में अपने को क्या देखना है, when we don't know the structure। जब अपने को स्ट्रक्चर नहीं पता होता है ना, जब अपने को स्ट्रक्चर नहीं पता होता है तब कैसे करना है। ठीक है, याद रखना एक चीज, जो स्ट्रक्चर नहीं पता, फॉर अननोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फॉर अननोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अननोन स्ट्रक्चर्स के लिए देखो कैसे करना है, हाइड्रेशन निकालना है। टाइप 2 फॉर अननोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, याद रखना पड़ेगा 2 से स्टार्ट करके। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे, एंट्रेंस में इसका बहुत यूज होता है, इसको देखना है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से स्टार्ट करके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 8 तक लाई करेगा तो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अपने को 2 से करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद 8 से स्टार्ट करके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 56 के बीच में होगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 8 से। ठीक है, और 56 से ज्यादा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है टू इंफिनिटी तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। अगर अपने को ये चीज याद होता है तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। फॉर अननोन स्ट्रक्चर 2 से स्टार्ट करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के बीच में अगर होगा तो 2 से डिवाइड करना। 8 से स्टार्ट करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर 56 तक होता है तो उसको 8 से डिवाइड करो, और 56 से ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इंफिनिटी तक भी पहुंचता है तभी उसको 18 से डिवाइड करना है। समझ आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको निकालना आता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितना होगा उसी को मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। क्लियर, एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है ना, जो पहले एग्जांपल्स में आता है उनके बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे CH4, कोई बंदा ऐसा है जिसको CH4 का स्ट्रक्चर नहीं पता है ना, कोई ऐसा बंदा है जिसको CH4 का स्ट्रक्चर नहीं पता। तो अगर CH4 का स्ट्रक्चर नहीं पता तो इस फॉर्मूला से कर सकता है। जैसे C के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। समझ में आया। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 4। तो 4 × 1 कितना हो गया, 8। बोलो आया समझ में। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे मुझे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1। कितना हाइड्रोजन है, 4। तो 4 × 1। समझ में आया। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला। तो 4 अगर अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है, 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है, 4 इसका प्लस करो, 8 अगर हो गया तो 8 होने से फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, कौन सा रेंज में पड़ता है बताओ यार बच्चों, बताओ। फर्स्ट रेंज पे, तो फर्स्ट रेंज में अगर होगा तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि इक्वल टू सिंबल डाला हुआ है ना। तो 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो 8 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है बोलो, 4। तो मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। तो अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, sp3। समझ में आया, आंसर क्या निकल के आया, sp3। अच्छा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो जैसे कि H2O का करना है ना,
तो H2O का पता करो, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 हो गया, है ना। तो 6 + 2 कितना हुआ 8 होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रेंज, फर्स्ट रेंज किससे डिवाइड 2 से डिवाइड, कितना मिलेगा 4, है ना। तो यहाँ पे 4 मिल गया, तो आंसर कितना निकल के आया sp3। समझ में आ गया बच्चों, बोलो क्लियर है। अच्छा 1-2 तुम लोग के लिए भी है, अभी तुम करोगे 1-2 एक क्वेश्चन अभी तुम करोगे फटाफट, ठीक है, जल्दी करके बताओ। PCl5 का क्या आंसर निकलेगा बताओ। PCl5 का क्या आंसर निकल के आएगा, बोलो। PCl5 में सेंटर में कौन बैठा, P, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है ना। क्लोरीन का सेंटर एटम को, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, कितना क्लोरीन है 5, तो 5 × 7 तो 35, 5 7 35 + 5 कितना मिला 40, कितना हो गया बोलो 40 हो गया 40। तो 40 फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रेंज में, सेकंड रेंज में, क्योंकि 8 से ज्यादा और 56 के बीच में होने से 8 से डिवाइड करना है। तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 कितना होता है 40, तो हो गया ना 5 होने से आंसर क्या sp3d हो गया, sp3d हो गया, क्लियर। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर होमवर्क मिलेगा तुमको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। H3PO3 का करना है, फटाफट कर दो इसका। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला 1, कितना हाइड्रोजन एटम है 3 × 1। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला 5, है ना। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला 6, तो क्या निकला 3 × 6 हो गया, समझ में आया। अच्छा 3 × 1 + 5 कितना हुआ, 3 × 1 + 5 कितना हुआ 8, 3 × 1, अरे बोलो 3 × 1 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, है ना। यहाँ पे कितना मिल गया 8 मिल गया। अच्छा 6 × 3 कितना होता है 18, तो 18 + 8 बोलो 18 + 8 कितना होता है 26, कितना होता है 26। तो 26 फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रेंज पे, सेकंड रेंज पे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। 8 3 से कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना मिला 2, समझ में आया यार, रिमाइंडर कितना मिला 2। अब अगर ऐसा होता है कि रिमाइंडर कभी 2 आता है या 3 4 5 6 2 से स्टार्ट करके अगर कोई भी रिमाइंडर आएगा तो उसको देखना पड़ेगा फिर कौन सा रेंज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा रेंज में है। तो फर्स्ट रेंज में आ रहा है, डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, तो 2 × 2 है ना। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 3 मिला, ऐड करो तो कितना मिला तुमको, टोटल 4 मिला। और अगर टोटल 4 होता है तो आंसर क्या निकल के आएगा sp3, क्लियर। अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि कि जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा, जितना भी स्ट्रक्चर्स तुमको मिलेगा हाइब्रिडेशन के रिलेटेड, उन सब का तुम क्या कर सकता है हाइब्रिडेशन निकालना है। समझ में आ रहा है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तुमको रैंडमली 20 क्वेश्चन बुक से निकाल के हाइब्रिडेशन निकालना है। अगर किसी में डाउट होता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। आज के लिए बस हाइब्रिडेशन टॉपिक ये अगर देखा जाए तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत जगह पे अपने को मिलता है ना। तो एंट्रेंस में हमेशा एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक से रहता है, भले वो जेई का एग्जाम हो, भले वो नीट का हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, हमेशा तुमको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है। 2019 में आया, 2018 में आया, 2017 में आया, 16 में आया, 15 में आया, तो बहुत सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं होता है। हमेशा एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस प्रैक्टिस को कैसे करेंगे हम लोग, बुक निकालेंगे और बुक निकालने के बाद अपने को जहां पे भी कोई भी मॉलिक्यूल अपने को मिलता है, जो भी मॉलिक्यूल अपने को मिलता है, उन सब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोशिश करेंगे। इन केस अगर कोई मॉलिक्यूल में आपको डाउट होता है तो कमेंट भी आप डालो, कमेंट भी आप उस मॉलिक्यूल का नाम बताओ, है ना, तो मॉलिक्यूल को लिखो, फिर मैं उसका हाइब्रिडेशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।